हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोश। और कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपने इंसल्ट का बदला उसी टाइम ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। टाटा सन्स में 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं और इन कंपनी में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। लेकिन टाटा ग्रुप को ये ऊंचाइयां इतनी आसानी से नहीं मिल गई और ना ही टाटा ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा का जीवन इतना आसान रहा है। काफी लोग ऐसा जरूर सोचते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं बचपन से ही उनका जीवन बहुत आसान रहता होगा, लेकिन रतन टाटा के केस में ऐसा नहीं है। बात करते हैं रतन टाटा जी के बारे में पूरी डिटेल में, सीखेंगे इनसे कुछ जरूरी लाइफ लेसन और बहुत सारी जरूरी बातें। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात है 28 दिसंबर 1937 की, जब गुजरात के सूरत में रतन टाटा का जन्म हुआ। इनके फादर का नाम नवल टाटा है, जो कि जमशेद जी टाटा के एडॉप्टेड सन थे। जमशेद जी टाटा ने ही सबसे पहले टाटा ग्रुप की स्थापना मुंबई में की थी। वो झारखंड के रहने वाले थे और उनके नाम पर झारखंड में एक शहर भी है, जमशेदपुर। रतन टाटा जी पारसी फैमिली से थे, जो कि पर्सिया यानी ईरान से आए थे। इनकी सगी माता का नाम सोनू टाटा और इनकी सौतेली माता का नाम सिमोन टाटा है। जब रतन टाटा 10 साल के थे तो इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, वो दोनों अलग हो गए और इनके छोटे भाई की उम्र भी उस टाइम 7 साल ही थी। इन्हें और इनके छोटे भाई दोनों को इनकी बड़ी माँ नवाई बाई टाटा ने बड़ा किया है, इनकी दादी माँ थी वो। फिर उसके बाद कैंपियन स्कूल में मुंबई से ही रतन टाटा ने स्कूल जाना शुरू किया और कैथेड्रल में ही अपनी सेकेंडरी एजुकेशन ग्रैब की। फिर उसके बाद रतन जी कैनॉन स्कूल में दाखिल हुए, वहाँ पर उन्होंने आर्किटेक्चर में अपनी BSc पूरी करी। साथ ही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की डिग्री हासिल की। अपनी स्टडी के दौरान इन्होंने काफी जगह पर काम भी किए। कैलिफोर्निया में जॉन्स एंड अमॉन्स में भी इन्होंने काम किया। उस टाइम पर इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो जब इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो इन्हें IBM से एक बड़ा ऑफर आया उसके साथ काम करने के लिए। IBM उस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी IT सेक्टर कंपनी थी। इन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और IBM के साथ लग गए काम पे। IBM में काम करते हुए अभी इन्हें 15 दिन हुए थे कि भारत से सीनियर टाटा का बुलावा इन्हें आ गया। उन्होंने कहा वो काम छोड़ो और आकर अपना बिजनेस संभालो। भारत आकर उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की थी और शुरुआती दिनों में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर इन्हें काम करना पड़ा। इसके लिए सबसे पहले उनको जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में भेजा गया, जहां उन्होंने कारीगरों के साथ मिलकर काम किया और काम की बारीकियों को सीखा। इसके बाद वो टाटा ग्रुप के और कंपनियों से जुड़े। सन 1971 में उन्होंने नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी नेल्को में काम संभाला। इन्हें ऐसी कंपनियां दी जाती थी जो कि लगभग डूबने वाली हो, उसमें आकर ही अपना पोटेंशियल लगाते थे, उसे एक बड़े लेवल तक लेकर आते थे, लेकिन बाद में वो फ्लॉप हो जाती थी और नेल्को के साथ भी यही हुआ। खैर उसके बाद 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया और 1991 में JRD टाटा ने ग्रुप के चेयरमैन पोस्ट को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना सक्सेसर बनाया। साल 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन इस कार को बाजार में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना इन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी और कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसको बेचने का सजेशन दिया। ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इसको बेचने का फैसला करना ही पड़ा, क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट था और उनकी वजह से सभी को नुकसान हो रहा था। इसके बाद वो इस कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की कई घंटों तक मीटिंग चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया और कहा कि जिस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपने इतना पैसा क्यों लगा दिया, ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। उन्हें काफी बेइज्जती फील हुई और वहां से चुपचाप इस डील को कैंसिल करके चले आए। रास्ते में भी ये उसी के बारे में सोचते रहे कि आखिर उसने कह कैसे दिया। बिल फोर्ड का अपमानित कर देने वाला सेंटेंस लगातार इन्हें बेचैन कर रहा था और इनकी रातों की नींद उड़ गई थी। इसके बाद रतन टाटा ने फैसला किया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार करी और बाजार में देखा किस चीज की नीड है, लोगों को क्या चाहिए, और इनकी इस मेहनत के बाद जो हुआ वो आज हम सभी को पता है। इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी टाटा इंडिका ने इतनी सक्सेस की ऊंचाइयां हासिल की और इस घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार तक पहुंच गई थी। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगवार बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रपोजल रखा। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड की
टीम भारत आई और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत से टाटा की टीम गई थी। मीटिंग के बाद ये डील लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुई। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात रिपीट करी जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से। इस बार बिल फोर्ड ने कहा, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये थी रतन टाटा की जिद। उन्होंने अपनी इंसल्ट को अपनी सक्सेस में बदल दिया। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और मार्केट में काफी प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी टाइम बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था, महान लोग अपनी सक्सेस से लोगों को जवाब दिया करते हैं। इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए जो कि स्कूटर पर चलते थे, उनके लिए इन्होंने स्पेशल सस्ते रेंज में नैनो कार लॉन्च की। नैनो लॉन्च होते ही काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर रही, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण वो तेजी से नीचे भी गिरी और फिर उसके बाद ये उनका एक फेलियर रहा। उन्होंने काफी सारी चीजें ट्राई करी, काफी जगह पैसा लगाया, छोटे छोटे स्टार्टअप करते थे, छोटे छोटे फेलियर हैंडल करते थे। जिन चीजों में उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती थी उसे वो क्विट भी कर जाते थे, जैसे टाटा सीमेंट और भी कई सारे प्रोडक्ट थे। रतन टाटा ने बिजनेस की फील्ड में तो जो चाहा वो किया, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां वो सबसे बड़े फेल साबित हुए, वो है उनकी शादी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया जब वो अमेरिका में रहते थे तो उन्हें एक लड़की से लव हो गया था। दोनों ने शादी करने का भी फैसला ले लिया था और शादी के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे, लेकिन उसी दौरान उनकी दादी का फोन आता है, बहुत ज्यादा बीमार होती है। उस दौरान रतन टाटा अपनी दादी के पास ही पले बड़े थे तो इनका दादी से काफी लगाव था। इन्होंने उस लड़की से कहा कि चलो इंडिया चलते हैं, मेरी दादी से भी मिल लेना। वो साल था 1962 जब इंडो चाइना वॉर चल रही थी और उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे इंडिया नहीं जाने दिया। बाद में रतन टाटा के इंडिया आने के बाद उन्हें पता लगा कि उस लड़की की तो शादी हो गई। रतन टाटा अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो बात इन्होंने कह दी वो करते जरूर हैं। इन्होंने उसको शादी के लिए बोला था, लेकिन वो लड़की लॉयल नहीं रही, इसीलिए इन्होंने अभी तक लाइफ टाइम पूरी शादी नहीं करी है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा साम्राज्य है कि 4% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं अकेले ही। अगर रतन टाटा चाहे तो इंडिया ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी आराम से बन सकते हैं, लेकिन वो 65% अपनी नेटवर्थ का दान में दे देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने रतन टाटा को भारत की इकोनॉमिक एरिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप और कंपनी से जुड़ी सारी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले ली। अब उनकी जगह पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन 44 ईयर के साइरस मिस्त्री हैं। हालांकि रतन टाटा अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने कामकाज में लगे हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और इसके साथ ही एक और ई-कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और साथ में चाइनीज मोबाइल कंपनी शाओमी में भी इन्वेस्ट किया है। रतन टाटा एक बड़े एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी हैं और अभी कुछ टाइम पहले ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया जा रहा था इनको भारत रत्न दिलवाने के लिए, जिसमें एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, भारत रत्न फॉर रतन टाटा। उस पर उन्होंने रिप्लाई भी किया था। तो आपको कैसी लगी इनकी लाइफ बायोग्राफी की ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें। और हमारा ओपिनियन है इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।